अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे खासकर D8 की पहली कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है और इसमें हुकूमत का SMEs को फ़रोग देने का आदा किया गया है, यानी कि यहाँ पर SMEs के हवाले से बात हो रही है। SMEs की जो एक हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है या उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनके फाइनेंसिंग के हवाले से बातचीत है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनको एक इंसेंटिफाई करने की कोशिशें की गई हैं। तमाम चीज़ों पर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये D8 की पहली जो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इससे क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खासकर इसके ऊपर काफ़ी कीन होकर काम कर रही है। SMEs एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक किसी भी मुल्क की जो एक बिजनेसेस की सपोर्ट होती है, इसकी बैकबोन होती है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी के हवाले से भी इसके इजरा की तरफ जो है वो पेशरफ की गई है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि खासकर हम देख रहे हैं कि वर्चुअल करेंसी का इंटैक्ट होना, किसी भी कंट्री के लिए वर्चुअल करेंसी का जो है वो एक इजरा करना एक नीड ऑफ द आर भी है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसमें तमाम डिटेल जो है वो डिस्कशन हो रही है। इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए जा रहे हैं। अपनी एक वर्चुअल करेंसी होगी तो ऑलरेडी ये इंटरनेशनली भी एक हम कह सकते हैं बेंचमार्क जो है वो हिट कर सकते हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और तनख्वाहदार तबके के हवाले से आपको एक डिटेल बताएं कि यहाँ पर टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एक बड़ी खामी को दूर कर दिया गया है। ये खासकर जो हम कह सकते हैं कि हमेशा सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्ट तक ही डेडलाइन रखी जाती है टैक्स फाइलिंग की। तो यहाँ पर टैक्स फाइलिंग में जो ग्लिचेस थे उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जा रहा है और इनकी खामियों को दूर करके कुछ ना कुछ ऐसे किया जा रहा है कि जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको किसी भी किस्म का इशू ना हो, वो बहुत जो एक इजी वे जो है वो उसको इख्तियार करें। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और हम बात करेंगे ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर के हवाले से। तकरीबन 19.68 बिलियन डॉलर्स के जो है वो हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है। इसमें ये क्यूमुलेटिव जो है वो हमारे पास रिजर्व्स हैं, कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दोनों के शामिल हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी आपने देखा कि मॉनेटरी टाइटनिंग के हवाले से इशूज़ सॉर्ट आउट हो रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी चाहती थी कि मॉनेटरी ईजिंग होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आ चुके हैं। 11% पे दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट रेट और अब मज़ीद रिजर्व्स में इजाफा। इट मीन्स कि हमारे पास तकरीबन 3 से 4 महीने का इम्पोर्ट कवर मौजूद है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि हमारे पास 1 माह का भी इम्पोर्ट कवर मौजूद नहीं था, यानी कि 2 हफ्तों का सिर्फ हमारे पास एक एक्सपेंडिचर्स मौजूद थे। तो ये जो अब के रिजर्व्स बन रहे हैं, इट मींस कि वी आर स्टेबल नाउ। हम एक कंसोलिडेशन की तरफ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है इकोनॉमी के अंदर, रिजर्व्स मौजूद हैं, हम गवर्नमेंट की किटी में पैसे हैं। तो फिर इससे ही पता चलता है कि आप अपने जो फैसले हैं, अपनी जो हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं हमारे पास इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार SMEs किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं और पाकिस्तान की मईशत के फरोग में SMEs कलीदी हैसियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान ने हालिया D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन की कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत SMEs को पायदार तरक्की और सनती इनकलाब के मुहर्रिक के तौर पर देखती है। SMEs न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि बरामदात में इजाफा और आलमी मंडियों में मुसाबकती सलाहियत को भी बढ़ा रहे हैं। टेक्सटाइल, सर्जिकल आलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खेलों का सामान, ज़राई मसनूआत और फूड प्रोसेसिंग जैसे शोबे पाकिस्तानी SMEs की कामयाबी की नुमाया मिसालें हैं, जो आलमी सतह पर मयार और जिद्दत की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। D8 ममालिक की कोशिश है कि 2030 तक अंदरूनी तिजारत को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाए। इस तनाजुर में पाकिस्तान के SMEs का किरदार निहायत अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ मुल्की मईशत को मजबूत बनाते हैं, बल्कि D8 के अंदर इलाकाई माशी इंजमाम और तामुन को भी फरोग देते हैं। समीजा के मुताबिक 2030 तक 70% नए रोजगार के मौके SMEs के जरिए पैदा होंगे, जो समाजी और माशी तरक्की की एक बड़ी जमानत है। इसके अलावा SMEs मालियाती शमूलियत, डिजिटल इंजमाम और जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देकर पाकिस्तान को आलमी वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने में मुआविन साबित होंगे। 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा आबादी की मुश्तरका मंडी रखने वाले D8 ममालिक के साथ पाकिस्तान के SMEs के रवाबित सरमायाकारी और तजारत के लिए बेपनाह इम्कानात पैदा कर रहे हैं। SMEs पाकिस्तान के लिए सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों का जरिया ही नहीं, बल्कि माशी इस्तेहकाम, बरामदात में इजाफा, सनती तरक्की और पायदार मुस्तकबिल की जमानत है। जी
जी, आपने देखा कि रिपोर्ट के अंदर भी ये वाज़ेह जो है वो बताया गया है कि D8 कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि एसएमईज़ के हवाले से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखा जाए, ट्रेड के हवाले से काम किया जाए और ख़ासकर बिजनेसेस को जितना हो सके फ़रोग देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फ़ातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फ़ातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये D8 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है इसके हवाले से बताइए। ख़ासकर गवर्नमेंट एसएमईज़ के हवाले से चाहती है कि इसको फ़रोग मिले, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रमोट हो, छोटे छोटे कारोबार बढ़ेंगे तो ही एलएसएम में ग्रोथ होगी। अस्सलाम वालेकुम, आपने बिल्कुल सही कहा। D8 इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये 1997 में टर्किश प्राइम मिनिस्टर की सही मानों में इनिशिएटिव थी और उसके बाद से इस पर उस रफ्तार से काम नहीं हो जो अब हो रहा है। और ये D8 में चूँकि आपको पता है बांग्लादेश भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और टर्की भी है, नाइजीरिया भी है, तो हमारे पास और इसका मेन जो मकसद है, ये जो D8 बनाया गया था उसका मकसद था मुआशी इश्तराक या इकनॉमिक कोऑपरेशन कह दें आप। तो ये इस लिहाज से हम ये सारे ममालिक एक दूसरे से इस लिहाज से मजहबी लिहाज से तो किसी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी जोग्राफियाई, तारीख़ी और मुआशी लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ मौसम है। तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं और तमाम ख़ास के जो दरमियानी और छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत मुमकिन है कि हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सरमायादारी, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ आर्टिकल, हम इसको कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पाम ऑयल आता है वहाँ से। पाकिस्तान से बेशुमार चीज़ें जा सकती, मिनरल जा सकता है, मार्बल जा सकता है, स्टोन जा सकता है, कॉटन जा सकता है। कब इसी तरह बांग्लादेश से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ सकती हैं। टर्की तो खैर ज़ाहिर है हमारा ब्रदर मुल्क है और उससे हम ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। तो D8 में ख़ास तौर पे जो अभी मौजूदा जो उन्होंने कहा कि एसएमईज़ को यानी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को किसी तरीके से कवर करके उसको बेहतर से बेहतर, इसमें दो फ़ायदा है। एक तो ये कि आपके टैक्स में इजाफा होगा, दूसरी बात यह है कि जो छोटे और दरमियानी कारोबारी हैं उनको बहुत सारी छूट आप देंगे टैक्स में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्राम है इनका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का, ये बहुत कामयाब हो सकता है बशर्ते कि हम इस पे बहुत लगन और मेहनत, ये सारे ममालिक हमारे फातमी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास स्पोर्ट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। वैल्यू एडिशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है आप समझते हैं इसके ऊपर काम करने पे? तमाम जो हम देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी जोर दिया जा रहा है, ख़ासकर अगर वैल्यू एडिशन की बात की जाए तो इससे हम एक ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रॉ फॉर्म में कोई भी मटेरियल अपना सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर हमें इतना जो एक हम कह सकते हैं कि अमाउंट है वो नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलता। जबकि अगर हम उसे वैल्यू एडिट करके अपनी ब्रांड बना के कोई ऐसा काम करें जिसका एक इम्पैक्ट हो, इसके हवाले से भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। देखिए, इस पे मेरा ख्याल है कई बरसों से हमने प्रोग्राम किया और आप हमेशा इसी पे इंसिस्ट करती हैं और हम सब इस पे एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ बेशुमार कीमती चीज़ें मौजूद हैं इन द शेप ऑफ रॉ फॉर्म। लेकिन बदकिस्मती से हम शायद टेक्निकल फील्ड में मार खा जाते हैं, या एजुकेशनल, या हमारे पास माहिरीन नहीं हैं, या हमारे पास ऐसी अभी मशीनरीज नहीं है जिससे हम ये फ़ायदा उठा सकें कि इनको हम इस रॉ फॉर्म को, जो मिनरल्स भी है, कॉटन भी है, खाने पीने की अज्जा भी है, लेदर भी है, टेनरी भी है, यानी बहुत बेशुमार चीज़ें हैं जिसको अगर हम वैल्यू एडेड पे चले जाएं, अपना नमक है, आपको पता कि हमसे लेके दूसरे लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, अगर इसको हमने प्रॉपर, या एक और भी वजह हो सकती मे बी आई एम रॉन्ग, कि शायद हमारे यहाँ हम इतने आदी हो चुके हैं, अपनी ही मैं बुराई कर रहा हूँ कि अपने आदी हो चुके कि भाई सामान है उसको सीधे सीधे बेच दो, क्या ज़रूरत है इन चक्करों में फंसने की। ये आदत हमें तर्क करना होगा और हमें इसमें गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है अवेयरनेस देने की कि भाई हर चीज़ जो है
वो इवन आप देखें जो फल है, सेब तो आप है, समझते आम हैं है, फातमी साहब कि direct हम raw form में भेजते हैं, बहैसियत उसमें कौम इस चीज का अहद करें कि हमारे पास जो है जो भी रॉ मटेरियल होता है या फिर गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हम ये है ना कि हम पे जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए तो जब तक हम उसको फॉलो नहीं करते, उसको लॉ अबाइड नहीं करते, तो आप समझते हैं कि हमारे पास ये जो एक गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए कि आप रॉ फॉर्म में जब आप अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट ना करें बल्कि कोई वैल्यू एडिड करके करें, जैसे चाइना की हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसके ऊपर फिर ऐसे जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। अदर देन अगर हम खुद से कोई रॉ मटेरियल के हवाले से कोई चीज़ ऐसी बनाएं और वैल्यू एडिट करें, फिर उसको 1 रुपए की चीज़ को हम उसे 100 रुपए का करके फिर बेचें तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। बिला शुभ। देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि कोई चीज़ मैटर नेवर डिस्ट्रॉयड, यानी ये बात तय हो गई कि हम कूड़े यानी कचरे से भी सामान बना, पूरी दुनिया कचरे से भी सामान बनाती है, वेस्टेज से भी सामान बनाती है, प्लास्टिक बनाती है, इंस्ट्रूमेंट बनाती है, बेशुमार चीज़ें आर्टिफिशियल बनाती। हमारे पास चीज़ें भी मौजूद है, सलाहियत भी मौजूद है। सिर्फ हमारा खेल ये है कि अगर हम अवाम तय कर ले कि बजाय हम शॉर्टकट मारने के कि भाई सामान मिला बेच दिया, सामान मिला उसको अगर हमने प्रोसेस करके उसको वैल्यू एडिशन कर लिया, तो आप यकीन करें कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इसके यानी जो अभी अगर 50 रुपये मुनाफा कमा रहे हैं तो 200 यानी 150 300% एक्स्ट्रा हमारी आमदनी हो सकती है। राइट फातमी साहब, एक और चीज़ बताइएगा, डिजिटल करेंसी के हवाले से हम देख रहे हैं ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी का इजरा किया जाए, ख़ासकर इसमें पेशरफ्त भी है और ऑफ कोर्स हम वर्चुअल वर्ल्ड में कदम रख चुके हैं। हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ या तमाम जो है इसको भी ऑफिशियल करने के लिए ऑलरेडी हम रूल्स बना चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रेगुलेशंस दिए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये पाकिस्तान की जो अपनी करेंसी होगी इसके क्या फ़वाइद होंगे, और ख़ासकर अगर हम बात करें बीइंग पाकिस्तानी तो हमें कितना ज़्यादा इससे जो है वो फ़ायदा होगा? देखिए, हमारी करेंसी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली इट इज़ गेटिंग बेटर। अच्छा, क्रिप्टो के हवाले से जो आप कह रहे हैं या वर्चुअल के हवाले से जो कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज है। अभी तक बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ भी है और बहुत से लोग इसके फ़वाइद भी बताते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हर दिन पूरी दुनिया में नई ब्रांड के साथ वर्चुअल करेंसी आ रही है, हर दिन नए ब्रांड, यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट साहब की अपनी है, दूसरे लोगों की अपनी है, बिजनेसमैन की। इसी तरह अच्छा, पाकिस्तान इस हवाले से अब एक प्लेटफॉर्म पे कंफर्म हो चुका है, स्टेट बैंक ने भी परमिशन दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे, इस वर्चुअल करेंसी से हमारी जो मुकामी करेंसी है उस पर भी फ़ायदा होगा, दोनों के इक्वल इन्वेस्टमेंट से। और ये हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, इससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इससे अपनी करेंसी से बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्रेड करके बेहतर बना सकते हैं। राइट अच्छा फातमी साहब, एक और चीज़, हमारे रिजर्व्स बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं आजकल, खासकर हम देख रहे हैं कि ज़र मुबादला में इजाफा देखा गया है। इसके जो रिजर्व्स हैं तकरीबन 19.68 बिलियन डॉलर्स के हो चुके हैं हमारे पास। कितना ज़्यादा खुशाइन वक्त हम समझते हैं कि ये है, क्योंकि एक वक्त था कि हमारे पास 1 महीने का भी हम कह सकते हैं इम्पोर्ट कवर मौजूद नहीं था, और आज हमारे पास 3 मंथ से भी ज़्यादा इम्पोर्ट कवर मौजूद है। कैसा लग रहा है ये जो आपके पास अभी डिटेल्स आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं? हाँ, मुझे याद है 2-2.5 साल पहले जब हम बैठते थे तो हम रो रहे थे कि हमारे पास ज़रूरत के लिए इंपोर्ट हमें रोकनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला नहीं था। आप ही प्रोग्राम करती थी उस ज़माने भी कराची से, तो मुझे याद है कि हम बड़े शेक रहते थे कि इस पर क्या कहा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद बताया कि हमारे पास जो स्टेट बैंक रिजर्व है उस 14 बिलियन और सर नेक्स्ट मंथ जो है वो IMF की ट्रांच भी आ जाएगी, तो हमारे पास 20 बिलियन डॉलर्स अबव जो है वो अमाउंट हो जाएगा। जी जी जी। चले वेल फातमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। खासकर हम इकोनॉमी के हवाले से भी बात कर रहे हैं और हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो हमने देखा कि इस मंथ के एंड से ही IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ट्रांच के हवाले से, और यकीनन जो हमारे रिजर्व्स हैं वो इस ट्रांच के आने के बाद तकरीबन 20 बिलियन डॉलर से भी अबव क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना के हवाले से। ये जो ख़ासकर आर्टिफिशियल हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, इसको सख्त निगरानी इसकी की जाए और इसको रोका जाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है ऑलरेडी। हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स डेली बेसिस पे या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी एक सिंगल डिजिट जो है वो आ चुका है। उसके बावजूद जो आर्टिफिशियली इसको जो है वो प्रोवोक किया जा रहा है, इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि सख्त चेक एंड बैलेंस रखा जाए और तमाम जो एक इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं ऑलरेडी जब नीचे हैं तो एक सप्लाई और डिमांड के गैप को बढ़ाते हुए जो है वो इसके हवाले से कोई इनिशिएटिव ना लिया जाए, बल्कि आम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही फ्लड के ख़तरात हैं और इन तमाम जो एक इशूज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि आप जो एक अशिया खुर्दनोश है उसके हवाले से जो है वो कीमतों में इजाफा ना किया जाए। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान पर क्रैकडाउन जो है वो किया गया था, आपको याद होगा पंजाब में भी किया गया था और इसके बाद अब सिंध में किया गया है। तो इसकी वजह से गंदम की जो प्राइस है यानी कि वीट प्राइसेस में इसमें कमी देखी गई है। आज इसके हवाले से बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। कोई कार्टेलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके हवाले से जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, आम आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। आज हम ये भी बात कर रहे हैं रुपए की कदर यानी कि रुपये डॉलर पैरिटी के हवाले से बात की जाए तो रुपए की कदर में ऑलरेडी हमने देखा कि इंटर बैंक में डॉलर जो है वो सस्ता हो चुका है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और ये इट्स अ वेरी गुड साइन कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, मुल्क के अंदर डॉलर जो आ रहा है उसका एक इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो रुपये की एप्रिसिएशन है वो देखी जा रही है। आज ये भी बात करेंगे। और हाउसिंग फाइनेंस के बाद अब न्यूज़ आई है गाड़ियों की फाइनेंसिंग और गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा गेन देखा गया है, 62% का इजाफा देखा गया है और पाकिस्तान में ऑलरेडी कार्स की पेनिट्रेशन है। लोग बहुत चाहते हैं कि एक नई गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो। इंपोर्टेड कार्स भी अलाउ कर दी हैं गवर्नमेंट ने। वहीं हमारे पास ये देखा गया कि नंबर्स जो हैं वो एक अपवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन के हवाले से खासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसको नहीं बढ़ना चाहिए और डिमांड एंड सप्लाई के गैप को ज़रा देखकर ये ना हो कि प्राइस हाइक कर दिए जाएं। इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी, मैं आज भी आपसे पूछना चाहती हूँ, खासकर इनिशिएटिव फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जानिब से लिया गया है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये इन्फ्लेशन के नंबर जो बढ़ रहे हैं इसको रोकना? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। बात यह है कि हमारे यहाँ ये एक हमेशा से अलमिया रहा है कि हमारे यहाँ जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो मार्केट में इस चीज़ का तयन करते हैं कि हमारी सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, और फिर आगे का कैलकुलेशन करके और फिर जो चीज़ों को होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और उससे वो शॉर्ट टर्म गेन्स लेते हैं। तो ये एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है और उसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा से फेल हुई है और उसमें कभी भी कामयाब नहीं हुई। उसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें इसका जो पूरा एक साइंटिफिक डाटा बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल अवेलेबिलिटी जो है वो स्टोर में कितनी है और हमारी क्रॉप्स में कितनी है और उसके बाद जो है लोगों ने कितनी रखी हुई है अपने पास। तो इस चीज़ को हमें अपने पास इसका डाटा होना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जो तुक्के मारती है ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो उन तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है। तो ये राइट। ऐसी शॉर्ट टर्म की बातें होती हैं। तो बहरहाल तो एक तो ये चीज़ है हमें, और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात की है वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और असल में दुनिया में ये चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ साथ सप्लाई साइड को भी इस मद्देनजर रखा जाता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को जब तक हम साइंटिफिकली नहीं देखेंगे उस वक्त तक शायद इसका सही अरेंजमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ बयानात तक ही रहेगा। राइट। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताइएगा कि फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया गया, पंजाब में भी किया गया, अब उसके बाद सिंध में भी किया जा रहा है। वीट प्राइसेस सस्ती हो गई हैं। अब ऑफ कोर्स जब वीट प्राइसेस कमी आएगी तो आटा भी सस्ता फराम होगा, रोटी भी सस्ती होगी। तो इसके हवाले से बताइएगा कितना ये इंपॉर्टेंट है और जब ये वक्त है फ्लड के बाद तो इस वक्त थोड़ा सा ख्याल ज़रूरी है। या अब बात यह है कि देखें, फ्लड जो आए हैं तो इसमें हमारी फसलें तो तबाह हुई हैं। हमारी राइस की फसल भी तबाह हो गई है, खड़ी हमारी जो सब्जियां थी, फ्रूट्स थे, वो भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा कॉटन भी तबाह हुई है और गंदम की फसल जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है। जो गंदम के स्टोरेज थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। राइट। और ये पीछे जो इसमें गंदम की जो कीमतें बढ़ी थी तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अपने उसमें जो सप्लाईज थी उसको रोका हुआ था।
उन्होंने जब से सप्लाईज रिलीज किए हैं उसके बाद से फिर मार्केट में फर्क आना शुरू हुआ है और मार्केट नीचे आई है। और अब आपने पढ़ा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने को तकरीबन 1 लाख टन रोजाना इनको कहा कि जी हम आपको गंदम सप्लाई करेंगे, तो उसके नतीजे में फिर गंदम की कीमतें भी नीचे आई हैं। तो अगेन वही बात है कि जब हम इस चीज को मैकेनिज्म इसका ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीजें परमानेंटली हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, तो गवर्नमेंट की जानिब से जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए, खासकर आपने देखा कि ये क्रैकडाउन किया गया तो इसके एक इम्पैक्ट आए। वैसे ही जैसे डॉलर के हवाले से होर्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू था और उसको कंट्रोल किया गया था, एक इम्पैक्ट आया था। अच्छा, रुपए की बात हो रही है तो यहाँ पे हम रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से देखें तो रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर की डेप्रिसिएशन कुछ पैसा ही सही मगर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डाउनवर्ड है। और साथ साथ इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए अभी तक तो जो जितना ये रुपी अप्रिशिएट हुआ है वो पहले डॉलर अप्रिशिएट हुआ था, तो वही वापस आ रहा है और उसकी जी, मैं नहीं समझता कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ इस वक्त इम्पोर्टेंस है। असल चीज लेकिन जिसके मार्केट फ्लोट ऊपर भी तो है ना आईएमएफ की कंडीशनैलिटी की वजह से। जी वो बिल्कुल है, उसमें आप बिल्कुल ठीक हम्म। कह रही हैं, वो है आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज भी हैं और अभी हमें उनकी पेमेंट्स भी करनी है और पेमेंट्स का भी दबाव है। और जो अभी जो सिचुएशन है असल में उसको हमें सही तनाजुर में देखने की जरूरत है। राइट। इसलिए कि अभी हमारे यहाँ आप देखें कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है हमारी जो फ्लड की वजह से। एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फिजिकल साइड में गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, उसके साथ साथ फिर अभी हमें बहुत सारी चीज़ों की इंपोर्ट्स भी करनी पड़ेंगी। पीछे भी हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में डबल हुई हैं, तो उसकी वजह से भी हमें डॉलर के ऊपर दबाव आया था। और अब जाहिर है कि वो थोड़ी सी सप्लाई साइड हमारी को 10% के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी है, हमारी जी। फॉरेन रेमिटेंस में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा कुछ डॉलर के ऊपर प्रेशर कम हुआ है, तो उसकी वजह से डॉलर थोड़ा थोड़ा सा अच्छा, हमें नीचे आता दिखाई दे जाहिर रहा है। साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रेशर हम ईज फील कर रहे हैं, यू आर वेरी राइट। थोड़ा सा अगर हम देखें हमारी ये मार्का हक के बाद थोड़ा सा हमारे पास जो एक रीजनल कोऑपरेशन है वो बहुत बढ़ गया है, कनेक्शंस बढ़ गए हैं, बिजनेसेस बढ़ गए हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा देखा गया है। एक्सपोर्ट को देखें तो उस वहाँ पे भी कुछ चीज़ें नए आ रही हैं। ये फ्लड तो एक नेचुरली डिजास्टर आ गया ना, लेकिन इससे पहले जो अगर हम बात करें या स्टॉक मार्केट को देखें, ऑल इंडिकेटर्स आर बुलिश। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें और इकोनॉमिक का ये अभी सिनेरियो देखें तो आपका क्या एनालिसिस है, कितना हम अभी हमारे पास रूम है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना फिस्कल डिसिप्लिन मैनेज कर सकते हैं? यू आर वेरी राइट कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं लेकिन इसको भी कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ देखें अभी बात यह है कि अभी जो एससीओ समिट हुई है तो उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो उसमें ऐलान किया है कि जो सी पैक 2 जो है उसके ऊपर उन्होंने अपग्रेडेड जो उसका वर्जन है, जो $8.5 बिलियन के कुछ B2B एग्रीमेंट्स हुए हैं, जी। तो उसमें भी पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके साथ साथ फिर अभी जो अमेरिकन कंपनीज का एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कोई $500 मिलियन के एग्रीमेंट साइन किए हैं और वो एक टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा जो सिनारियो इंटरनेशनली इमर्ज हो रहा है, तो उससे पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने में आ रही है और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो एक तो ये कि इन्वेस्टर्स जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें बड़ा है इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की अभी तो होप्स ही हैं, लेकिन वो कुछ टेंजिबल होप्स हैं, तो उसकी वजह से वो सिनेरियो बड़ा है। और पाकिस्तान में फिर ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी फ्लड से पहले, जी। उसके भी बड़े अच्छे इम्पैक्ट थे। अब देखना यह है कि ये फ्लड के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, तो उसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ने के इम्कानात हैं, उसमें फिर आगे चल के सप्लाई साइड की शॉर्टेज के भी इम्कानात हैं, हमारी अगर एक एक्सपोर्ट्स। सजेशंस आप करें और ये बताइए कि अगर फ्लड के हवाले से लास्ट जो 3 इयर्स बिफोर एक फ्लड आया था और बहुत ही ज़्यादा वो एक डिज़ास्ट्रस था, जिसका एक डैमेजिंग इम्पैक्ट था हमारी क्रॉप्स के हवाले से, हमारे बिजनेसेस के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा एक डेंट उसने इकॉनमी पे किया था। और आपको याद होगा कि उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने भी अमाउंट प्लेज किया, फिर पाकिस्तान ने भी अपनी एफर्ट्स के साथ तकरीबन $16 बिलियन के जो अमाउंट थे उसकी जो लोगों को दिए इंसेंटिव्स, और किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी मदद आपके तहत और लोगों ने ये मिलकर सब किया। आप समझते हैं अभी जो सूरत हाल है या अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं इसमें वो डैमेजिंग तो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वही फ्लड की जो एक बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है हम देख रहे हैं कि हालात हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से गवर्नमेंट इसको स्ट्रेटेजिकली या फिर एक क्लाइमेटिक चेंज का एक इम्पैक्ट लेते हुए कैसे इसको सॉर्ट आउट करे?
देखिए इस वक्त जो तबाही है वो तो बहुत है। अभी आपने देखा कि तकरीबन 700 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो पानी में बह गई हैं, और तकरीबन 300 के करीब पुल जो हैं वो हम्म। पानी में बह गए हैं इसी तरीके। और ये सारा ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर में भी है, केपी में भी है, जी गिलगित जी जी। बल्तिस्तान में भी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, 40 लाख के करीब लोग जो हैं वो घर से बेघर हो गए हैं। अच्छा, अब ये तो जाहिर है कि नुकसानात हैं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दोबारा बिल्ड करना होगा, बिल्कुल। उसके लिए आपको पैसे चाहिए। लेकिन इसका जो एक प्लस पॉइंट है, शायद वो इस वक्त कहना कोई अच्छी बात नहीं है, लोग इस वक्त बड़े दुखी और परेशान हैं। लेकिन ये है कि पिछले साल, पिछले भी जो आपने फ्लड का रेफरेंस दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में कुछ 6.25% की ग्रोथ आई थी। तो अभी भी ये जो असल में जो सिल्ट आती है अपना हम्म। सैलाबी पानी के साथ, तो उससे फिर आपकी मिट्टी और आपकी ज़मीन जो है वो जरखेज हो जाती है। तो अब भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी 6-7% की अगर ग्रोथ आ जाती है इस सैलाब के बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि 25-30 अरब डॉलर हमारी रूरल इकॉनमी में इंजेक्ट राइट। हो जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन शायद ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का जाहिद साहब, एक और अभी। चीज़ ये कि हमारे पास राइस की बम्पर क्रॉप थी, हमने राइस ऑलरेडी काफ़ी मार्केट कैप्चर की, हिस्टोरिक हाई हमारे पास राइस की एक्सपोर्ट हुई लास्ट ईयर $4 बिलियन के करीब करीब। अब आप समझते हैं कि इस बार भी हमने कुछ ऐसा हमारी क्रॉप्स भी अभी डैमेज हो चुकी हैं, तो क्या हम अभी भी कोई एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा कर पाएंगे या मोर और लेस उतनी ही कर पाएंगे? क्योंकि राइस के अगर हम जो एक्सपर्ट हैं या राइस के जो मिल्स ओनर्स हैं उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम इस बार जो है वो $6 बिलियन की करके दिखाएंगे और डबल क्रॉप्स हम उठाएंगे। तो अब डबल क्या, अभी तो ये जो अभी फ्लड आया इसकी वजह से तो काफ़ी डैमेज हुआ है। हाँ देखें, इस वक्त जो फोरकास्ट है वो तो ये है कि इस साल शायद हम जो पिछले साल का हमारा लेवल था राइस की एक्सपोर्ट का, हम्म। शायद हम वो भी पूरा ना कर पाए। इसी तरीके से हमारी जो कॉटन है, तो कॉटन हम जो इंपोर्ट करने के हमारे एस्टिमेट थे, क्योंकि कॉटन क्रॉप्स हमारी ऑलरेडी तकरीबन 4 मिलियन बेल पे थी इंस्टेड ऑफ 6 मिलियन बेल। जी। तो पहले ही कमी पे थी, लेकिन अब हमारी जो कॉटन भी तबाह हुई है, तो हमें अब कॉटन भी शायद इंपोर्ट करनी इम्पोर्ट पड़ेगी करना पहले पड़े, से ज़्यादा हाँ। क्वांटिटी में। तो एक तो हमारा वो जो इंपोर्ट्स पे प्रेशर हमारा बढ़ेगा, और दूसरी साइड पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अल्लाह न करे कि उसमें हो सकता है कि थोड़ी हमें राइस में भी कमी में आएगी, फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी एक्सपोर्ट में हमें कमी चले, देखने इट्स में टू आएगी। अर्ली टू से एनीथिंग। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम थोड़ा सा रीजन में भी देखें तो हमारे पास ये एक एज मौजूद है कि हमारे पास यूएस टैरिफ के हवाले से सबसे कम टैरिफ हमारे पास है। तो गुड न्यूज़ आर इंटैक्ट, बट वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बेहतर हों। ये देखिए, मैं ये पाकिस्तान में। समझता हूँ, जी जी। मैं ये समझता हूँ कि देखिए इस वक्त जो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स के लिए वो बिजली की कीमत कम करें, इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स के लिए मार्कअप की कीमत कम करें, क्योंकि मार्कअप इस वक्त भी हमारा 11% है। ग्यारह सबके लिए परसेंट है आप बिल्कुल। मार्कअप कम करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्टर्स के लिए आप कम करें। तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स में 5-7-8 अरब डॉलर हमारा इजाफा हो सकता है, इसलिए कि हमारे राइट। पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। तो उसको अगर हमें यूज करना है तो वो करें, तो हम ये जो सैलाब के नुकसानात हैं, इसको हम बड़ी आसानी से ओदा बरा हो सकते हैं उसके नतीजे में। और हमें देखें इस वक्त जरूरत इसी चीज की है कि किसी भी तरीके से हमें 5-7-8 अरब डॉलर जो है एक्सेस ऑफ हमें कोर्स इनकम होनी जाहिद चाहिए। साहब, पॉलिसी मेकर्स आर सीइंग द सर्कमस्टांसेस, यकीनन इसके ऊपर वो सोच रहे होंगे। साथ साथ अगर हम बात करें खासकर पाकिस्तान में गाड़ियों के हवाले से, तो यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त में इजाफा देखा गया है। तकरीबन 62% जो एक इजाफा है वो कार सेल्स में देखा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये? और ख़ासकर आपने देखा था कि पहले कार सेल्स जो है वो कमी देखी जा रही थी, कार फाइनेंसिंग के हवाले से भी काफ़ी कमी हो या गई थी। अब बेहतरी आ रही है, क्या कहेंगे? बस, तो वो भी इसी वजह से है कि आपका जो मार्कअप रेट है वो 22% था, उससे कम हो गया 11% हो गया है। तो 11% होने की वजह से फिर वो लोगों को अभी जो कार फाइनेंसिंग है उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, इस वजह से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, और वो उससे ये उसमें ग्रोथ आई है। लेकिन राइट। दूसरी तरफ, एक तरफ ग्रोथ आई है तो दूसरी तरफ आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है। तो ये चीज़ें जो है इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ठीक है, काफ़ी अरसे से डिप्रेशन में थे हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको भी हमें कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस देनी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, लेकिन हमें दूसरी साइड भी हमें इंपोर्ट्स को भी देखना होगा कि आगे जरूरत से इतनी ना बढ़ जाए कि हम हम्म। उनको सर्विस ना कर सके। जहां तो हम ये प्रोग्रेस सारी देख रहे हैं चीजें जो वहां है इनको कॉन्स भी हमें देखने बैलेंस की करके जरूरत है। चलने की जरूरत है। जी हाँ।
राइट। अगर हम एफबीआर के हवाले से बात करें तो इनिशिएटिव देखे जा रहे हैं, खासकर तनख्वाहदार तबके के हवाले से टैक्स फाइलिंग के जो मरहला है उसको, और ख़ासकर इसमें जो एक आसानियां हैं फाइलिंग के निज़ाम को, इसको भी बेहतर करने की बात की जा रही है। और बजट में भी आपको याद होगा कि फॉर्म को भी छोटा किया गया है, और अब जो सैलरी क्लास है उसके लिए भी कुछ खामियां थी वो दूर कर दी गई हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एफबीआर जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और बड़ी तेजी से वो अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं और वो अपनी इकॉनमी को जो है ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ई इनवॉइसिंग जो उन्होंने शुरू किया है, ई बिल्टी शुरू करने वाले हैं। और अच्छा। इसी तरीके से और अभी उन्होंने जो बजट में जो फाइनेंस बिल में काफ़ी सारी उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, जिसके नतीजे में जो ट्रेड और मार्केट है उसको वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब राइट। उसके नतीजे में उनका ख्याल यह है कि तकरीबन 300-400 अरब रुपए उन्हें एनफोर्समेंट से मजीद रेवेन्यू मिल सकेगा। ये सारी एफर्ट्स उनकी हैं और इसमें बिजनेस कम्युनिटी जो है उनसे नाराज भी है। वो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसमें दिक्कतें और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, दोनों सेंटिमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि इकॉनमी को डिजिटलाइज करना चाहिए और इकॉनमी को हमें पेपर फ्री करना चाहिए। ये अगर हम पेपर फ्री करेंगे तो मुझे मेरा ख्याल है कि इसमें 300-400 अरब रुपए नहीं बल्कि 1000-1200 अरब रुपए पाकिस्तान को मजीद रेवेन्यू मिल सकता है और हमें, और दूसरी तरफ इससे करप्शन खत्म हो सकती है और तीसरी तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है जो हम चाहते हैं आपने वो पेपर फ्री हो को सकती है। सपोर्ट करने का कहा है, तो फाइलिंग के हवाले से, इनवॉइसिंग के हवाले से, या कैशलेस इकोनॉमी का जो एक इम्पैक्ट चल रहा है जिसकी वजह से इजलास भी हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर या करते हैं इजलास, इसका आप हाँ, इशारा दे रहे देखिए, हैं? मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। अगर आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर लें तो वो जी। भी डिजिटलाइजेशन ही है ना। उसमें भी अगर आपने फिर जाहिर ऑनलाइन है कि पेमेंट करनी कैशलेस है, इकोनॉमी एग्जैक्टली। ऑनलाइन आपने पेमेंट करनी है, आपने ई बैंकिंग की तरफ जाना है, आपने ई इनवॉइसिंग की तरफ जाना है। तो जब ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होगा कि बीच में कोई लूप होल्स नहीं होंगे और गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिल रहा होगा और जो उसमें करप्शन है वो करप्शन भी नहीं हो सकेगी। इसलिए कि जब सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगी और सिंक्रोनाइज्ड होंगी तो फिर उसमें कोई करप्शन भी नहीं होगी, कोई हरासमेंट भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो लोग मेरिट के ऊपर जो तरक्की करना चाहते हैं वो मेरिट पे तरक्की कर सकेंगे। और जो इसमें से बीच में जो लोग टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स चोरी करके तरक्की करना चाहते हैं उनके रास्ते ऑटोमेटिकली मसदूद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तो इसलिए मैं जाहिर ये साहब, कहता फिर हूँ यहाँ पर कि एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर आपके जो रिटेलर्स हैं या फिर जो वो लोग जो कि ऑनलाइन अवेयरनेस नहीं है उनको, उनके लिए फिर ये रास्ता मुश्किल नहीं हो जाएगा? हालांकि अगर हम नेबरहुड में देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने है, हर कोई ऑनलाइन हम कह सकते हैं काफ़ी गैजेट फ्रेंडली दिखाई या देते हैं। देखें देखें बात यह है कि जब आप पेपरलेस बात करते हैं और कैशलेस बात करते हैं तो ये हर आदमी कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी उसको कर सकता है। क्योंकि जब पेपर होगा तो फिर उसको लिखना पड़ेगा और अगर वो कहेगा जी मुझे तो लिखना नहीं आता तो वो उज़र ख़त्म करने के लिए तो आप कैशलेस और पेपरलेस पे जाएंगे ना, ताकि हर चीज़ जो है वो आपकी डिजिटलाइज हो जाए। तो डिजिटलाइज करने से ही आपको आसानियां पैदा होंगी। और जो लोगों का ये उज़र है कि हम ये कर नहीं सकते, हमें तरीका नहीं आता और ये नहीं वो नहीं, तो वो सारी बातें उनकी गलत हैं। जो मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म है। इसी तरीके से हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। आज हमने अपने चौकीदार को भी अगर 25,000 रुपये भेजने होते हैं तो हम उसको उस इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसको अच्छी तरह पता है कि मैंने ये पैसे कैसे रिसीव करने हैं और कैसे जाके कैश कराने हैं दुकान से। तो ये हर आदमी पाकिस्तान में इस चीज़ को जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक, अगर दुकानदार ये बात करे कि जी मुझे ये नहीं करना आता या डिजिटल पेमेंट का मैकेनिज्म नहीं आता, तो अगर उसी का मोबाइल आप निकाल के देखेंगे तो दिन में और 10 माइक्रो 15 20 फाइनेंसिंग बैंक्स पेमेंट भी होती है। मौजूद हैं, काफ़ी इसमें डिटेल्स हैं जो कि जी, मैं ये कह रहा हाईलाइटेड है हूँ ऑलरेडी। नताशा कि आप किसी का मोबाइल खोल के देख लें, किसी भी आदमी का जो कहता है कि जी मुझे नहीं करना आता, उसका मोबाइल चेक कर लें तो उसमें 20-25 एंट्रियां चलें, एक दिन में मौजूद होंगी ठीक है। कैशलेस। जी जी। राइट। वेल, जाहिर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें डिटेल इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, खासकर अगर बात की जाए रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से, तो रुपया मुस्तहकम होते हुए दिखाई दे रहा है। डॉलर की जो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन वो जारी है। यकीनन ये रुपी मार्केट फ्लोटेड है डॉलर के अगेंस्ट, और अब आने वाले दिनों में जब IMF से मजीद ट्रांच आती है तो उसके बाद वी आर सीइंग के थोड़ा सा और मजीद एप्रिसिएशन हम रुपी के अंदर देखेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।